हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके चैप्टर नंबर 14 क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 14 है दैट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसका वन शॉट। ये चैप्टर आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो इसका वन शॉट देखते टाइम आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना और फिर वन शॉट को देखना। चलिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं, यानी आपका वन शॉट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया गया है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड से एनर्जी कंज्यूम करता है, यानी कि फूड की मदद से पहले तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फिर इसी एनर्जी को हमारे सेल्स यूटिलाइज करते हैं और सेल्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, यानी अपने डेली एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं। जो खाना हम खाते हैं, WHO ने क्या डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया है, इट डिफाइंस न्यूट्रिशन एज द इनटेक ऑफ फूड। आप जो खाना खाते हो उस खाने से आपकी बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर फाइबर्स बन रहे हैं। ये सारे कंटेंट्स जब आपके फूड में प्रेजेंट रहेंगे तभी आप उसको एक कंप्लीट डाइट बोल सकते हो। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, खाने में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। तो न्यूट्रिशन के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या होता है, खाना खाना, यानी इंजेस्टिंग द फूड। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप उसको डाइजेस्ट करते हो, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। इंजेशन मतलब ईटिंग, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन। डाइजेशन करने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं आप उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हो। क्या करते हो, आप उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हो। सो थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्प्शन करने के बाद हमारे सेल्स उस न्यूट्रिएंट को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। एसिमिलेशन मतलब होता है स्टोर करके रखना। और लास्ट में आता है इजेशन। इजेशन मतलब क्या होता है, हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर रिमूव कर देना, यानी जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स है जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है उसको बॉडी के बाहर फेंक देना। सो दैट इज द फिफ्थ स्टेप नोन एज इजेशन। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट्स के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एकदम स्मॉल अमाउंट में। और जो भी खाना हम खाते हैं हमको उस खाने को पहले प्रोसेस करना पड़ता है, यानी उसको पहले कैटाबॉलिज्म करना पड़ता है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसके बाद ही उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो डाइजेशन का डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आप बोर्ड्स के लिए भी याद रख सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल, मतलब जो खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो इजीली डिफ्यूज नहीं होता है। डिफ्यूज होना यानी एब्जॉर्ब होना, सो इट इज नॉट इजीली डिफ्यूजिबल, इट इज नॉन एब्जॉर्बेबल। तो कॉम्प्लेक्स फूड को जो नॉन एब्जॉर्बेबल और नॉन डिफ्यूजिबल है इसको आप कन्वर्ट करते हो। So convert it into simple substances which can be diffused and absorbed into the body, and that process is known as digestion. Okay? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपको क्या याद रखना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर कैसे आप पढ़ सकते हो, ये देखो, आपके माउथ से लेकर आपके एनस तक का जो पार्ट है, ये पूरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बीच में स्टमक, लिवर, ये सब, ये पूरा का पूरा आपके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। सो एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विद एनस। ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस में जाके एंड होता है। सो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मीटर्स लॉन्ग। ओके, सबसे पहला ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा होता है, माउथ। अब माउथ के अंदर की जो कैविटी है, समझो ये आपका जो माउथ है, ये जो माउथ है, इस माउथ की कैविटी को हम बोलते हैं बकल कैविटी। तो माउथ को हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी बोलते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से हमारे माउथ के ऊपर लिप्स जैसी लेयर प्रेजेंट होती है और साइड साइड में अंदर से चीक के मसल्स होते हैं जो माउथ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। माउथ के अंदर की जो कैविटी है इसके ऊपर वाला जो रीजन रहता है, दिस इज योर टंग, और टंग के ऊपर जो रीजन है, मतलब समझो ये आपका टंग है और ये टंग है, और टंग के ऊपर जो छत होती है, ये जो रूफ होती है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं पैलेट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैलेट। सो द रूफ इज फॉर्म्ड बाय पैलेट एंड द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द टंग। तो हमारे माउथ का जो फ्लोर है, जो बेस है, उसको टंग बोलेंगे, और टंग के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है, समझो ये माउथ है और ये आपकी टंग है, तो टंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम पैलेट बोलते हैं। इट इज इंटरनली लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सलाइवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू द बकल कैविटी। तो हमारा माउथ पूरी टाइम गीला रहता है, इसका मतलब वो म्यूकस मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, और हमारे माउथ में अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो टाइम टू टाइम एंजाइम सेक्रीट करते हैं, जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में। तो टीथ के बारे में आपको क्या चीजें याद रखनी है,
टीथ दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो बच्चों में देखा जाता है और परमानेंट टीथ जो अडल्ट्स में देखा जाता है। अब कोई कोई ऐसा बोलेगा मैम बचपन में मेरे दांत टूटे ही नहीं, तो क्या अभी भी मेरे मिल्क टीथ हैं? नहीं। मिल्क टीथ यानी कि जब आपके बॉडी में ज्यादा कैल्शियम या ज्यादा मिनरल्स नहीं होता है तो उस टीथ को हम मिल्क टीथ बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी में कैल्शियम डिपोजिशन, मिनरल डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है तो आपका टीथ कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टीथ में। ह्यूमन टीथ 3 टाइप के होते हैं। 3 अलग अलग टाइप कौन से हैं ह्यूमंस के? डिकोडोंट, डायोफोडोंट और हेटेरोडोंट। डिकोडोंट का मतलब क्या होता है? आपका जो टीथ है वो एक सॉकेट में फिक्स्ड है, मतलब ये अपना गम्स वाला पार्ट है। रुको आपको डायग्राम दिखाती हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे अपना गम वाला पार्ट रहता है, तो गम्स के अंदर अपना टीथ प्रोटेक्टेड रहता है। ये जो ये सॉकेट है और ये दांत है, तो अपना दांत अपने सॉकेट में फिक्स्ड है, तो इसको हम बोलते हैं डिकोडोंट, मतलब अवर टीथ हैज अ स्पेसिफिक सॉकेट। ये एक पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर आपका टीथ फिक्स्ड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नाम क्या है? डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का मतलब क्या होता है? इन अवर लाइफ टाइम हमको 2 अलग अलग दांत देखने को मिलते हैं, एक होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। तो 2 टाइप के टीथ होते हैं, इसीलिए डायफायोडोंट बोला है। डाई मीन्स 2 टाइप ऑफ टीथ। और फिर उसके बाद आता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मतलब क्या होता है? हमारे माउथ में 4 अलग अलग टाइप के टीथ हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है मोलार्स। मोलार्स मतलब आपकी जो दाढ़ होती है, ओके। फिर आते हैं आपके प्री मोलार्स, मतलब मोलार के आगे वाले टीथ। फिर आपका आता है कैनाइन। कैनाइन मतलब ये ड्रैक्यूला वाला टीथ। और फिर उसके बाद आपके सामने के आते हैं 2 इंसिजर्स। तो देखो आपका टीथ का फॉर्मूला कैसे बताया गया है? ये ऊपर के 8 टीथ अलग लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, और ये नीचे से भी डिवीजन होता है, ये आपका राइट साइड और ये आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। तो दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ, ठीक है। तो फॉर्मूला, टीथ का फॉर्मूला देखे कैसे निकाला जाता है। डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। देखो ऊपर का जो सेंटर में 2 टीथ होते हैं, समझो ऐसा आपका ये लोअर जॉ है, ठीक है। ये सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इधर पे जो 2 टीथ होते हैं इसको हम बोलते हैं इंसिजर्स। तो हम राइट साइड के जॉ की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड 2 टीथ देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद ऐसा एक ड्रैक्यूला जैसे टीथ देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं कैनाइन, तो ये एक होता है। फिर कैनाइन के बाद आपके पास 2 प्री मोलार्स होते हैं, 2 प्री मोलार्स होते हैं जो बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये है आपका 2 प्री मोलार। और फिर उसके बाद जब आपके अंदर विजडम टूथ यानी अक्कल दाढ़ आती है तो इसको हम बोलते हैं मोलार्स, यानी कि आपका दाढ़ वाला टीथ है। ये आपका क्या है? दाढ़ वाला टीथ है, मोलार्स। तो टोटल 3 मोलार्स होते हैं। तो ऐसे एक साइड में कितना दांत देखने को मिलता है? टोटल 8। और ये अपना राइट साइड का था। लेफ्ट साइड में भी सेम 8 होते हैं। सो लोअर जॉ में 8 + 8 कितना हुआ? लोअर जॉ में इधर का 8 और इधर का 8, 8 + 8 मिला के लोअर जॉ में 16 हुआ। तो नीचे के जॉ में 16 है तो ऊपर के जॉ में भी कितना होगा? 16 होगा। इसीलिए अपर जॉ इज इक्वल्स टू 16 एंड लोअर जॉ इज इक्वल्स टू 16। 16 + 16 कितना होता है? टोटल 32 टीथ। तो एक अडल्ट ह्यूमन में हमको कितने दांत देखने को मिलते हैं? 32 टीथ देखने को मिलते हैं। और जो 4 से 5 साल का बच्चा होता है, ध्यान से देखो, जो 4 से 5 साल का बेबी होता है, जो चाइल्ड होता है, उसके अंदर हमको सिर्फ 20 टीथ देखने को मिलते हैं, मतलब उसके मोलार्स और प्री मोलार्स अभी तक आए नहीं है। उसके मोलार्स और प्री मोलार्स कंप्लीटली अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। तो छोटे बच्चे में जो 4 से 5-6 साल तक का बच्चा होता है उसके मुंह में हमको सिर्फ 20 टीथ देखने को मिलते हैं। अडल्ट्स में 32 टीथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो ये एक इंडिविजुअल टीथ का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। आपका जो टीथ है, अ टूथ कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन दैट प्रोजेक्ट्स अबव द गम कॉल्ड क्राउन। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है, ये आपका पार्ट, इसको हम क्राउन बोलते हैं। क्राउन यानी कि आपके टीथ का अपर रीजन। क्राउन वाले रीजन में हमको क्या देखने को मिल रहा है? ये हमारी बॉडी की टफेस्ट लेयर से बना है। ये हमारी बॉडी की सबसे टफेस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इनामल। इनामल बनता है एक स्पेशल कंपाउंड जिसका नाम है फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमेशा याद रखो, ये हमारी बॉडी का सबसे टफेस्ट कंपाउंड है, टफेस्ट कंपाउंड। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डेंटिन। देखो एक एक थ्योरी में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले तो देखो गम्स मतलब क्या होता है? आपके जो मसूड़े होते हैं, जो मसल वाला पार्ट होता है उसको हम गम्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या बोला गया? अ शॉर्ट नेक कनेक्ट्स द क्राउन विद द रूट। तो आपका ये जो क्राउन है, ये जो बीच में नेक वाला रीजन है, ये जो बीच में नेक वाला रीजन है, ये नेक क्या कर रहा है? ये हमारे क्राउन को हमारे रूट से कनेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये हमारे क्राउन को रूट से कनेक्ट कर रहा है। दिस इज द नेक रीजन, बीच का रीजन, इसको हम नेक रीजन बोलते हैं।
आगे देखो क्या बोला है, द क्राउन इज सब कवर्ड बाय द हार्डेस्ट सब्सटेंस। हमारा जो क्राउन है, ये जो दांत का ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर का क्राउन है, ये इनामल लेयर से बना हुआ है, और इनामल बनता है कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट से। बेसिक शेप ऑफ अ टूथ इज डिराइव्ड फ्रॉम डेंटिन, अ कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे दांत का जो शेप है, वो शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंटिन के ऊपर। मतलब ये हमारे टीथ का कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच गिव्स द शेप ऑफ द टीथ। द डेंटिन एनक्लोजेज अ कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी। डेंटिन के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, पल्प कैविटी देखने को मिलती है। और इस पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट है, इस पल्प कैविटी में हमारे इस पल्प कैविटी के अंदर से जो नर्व बंडल्स निकलता है उसको हम बोलते हैं रूट कैनाल, और इस रूट कैनाल के अंदर आपको नर्व्स और ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। तो पल्प कैविटी इज फिल्ड विद टिश्यू पल्प एंड इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। पल्प कैविटी हैज एक्सटेंशन इन द रूट ऑफ द टूथ कॉल्ड रूट कैनाल। ये पल्प कैविटी आपके क्राउन रीजन में प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये रूट में भी एक्सटेंडेड है, ये रूट में भी एक्सटेंडेड है, इसीलिए इसको रूट कैनाल बोलते हैं। और इस रूट कैनाल के अंदर आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा डॉक्टर जब रूट कैनाल का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो दांत के अंदर खड्डा करके पूरी आपकी कैनाल को चेंज करते हैं ताकि आपका दांत और ज्यादा ना सड़े। आगे देखो क्या बताया गया है, द डेंटिन ऑफ द टूथ is covered by cementum, a bone like substance that attaches the root टू द सराउंडिंग सॉकेट। मतलब ये जो बोन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सीमेंटम। ये क्या करता है, यह हमारे डेंटिन को हमारे टूथ से कनेक्ट करके रखता है। मतलब यह हमारे दांत को एकदम गम्स के साथ कड़क ऐसे पकड़ के रखता है, कड़क ऐसे पकड़ के रखता है। तो इसको हम बोलते हैं सीमेंटम, यानी कि बोन लाइक पार्ट। ओके, ऑल राइट। सो द स्टडी ऑफ टीथ विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, अरेंजमेंट एंड डेवलपमेंट इज नोन एज डेंटिशन। तो आगे जाके बहुत सारे बच्चे जब डेंटिस्ट बनते हैं तो दांतों की पढ़ाई को हम बोलते हैं डेंटिशन, एंड द डॉक्टर्स आर नोन एज डेंटिस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का, टंग। टंग का क्या फंक्शन होता है, इट इज अ मस्कुलर फ्लेशी ऑर्गन। टंग इज अ मसल एंड इट लुक्स ट्रायंगुलर इन शेप। ये देखो आपको ये टंग अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगल शेप में देखने को मिलता है। ये हमारे बकल कैविटी के फ्लोर में प्रेजेंट है। मतलब आपका ये बकल कैविटी है तो बकल कैविटी के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। The upper surface of the tongue contains numerous projections called papillae। ये देखो ये आपके टंग का अपर सरफेस है। अपर सरफेस के ऊपर हमको छोटे छोटे दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिसको हम बोलते हैं पैपिले। और ये पैपिले के पास अलग अलग टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, कड़वा टेस्ट, खट्टा टेस्ट, नमक वाला टेस्ट, स्वीट टेस्ट। तो ये अलग अलग टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि आप जब भी कुछ खाना खाओ तो आपको टेस्ट डिटेक्ट हो सके। फिर उसके बाद अपना आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम क्या होता है, ये आपके लैरिंग्स और आपके माउथ को कनेक्ट करता है। इट इज द कनेक्शन पॉइंट बिटवीन द लैरिंग्स एंड द माउथ। तो द बकल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स ये कॉमन पैसेज है। मतलब ये देखो ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपका समझो, एक मिनट रुको मैं इधर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपका माउथ है और इधर पे आपका फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद यहाँ से आपका लैरिंग्स चालू होता है और यहाँ से आपका ट्रैकिया चालू होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लैरिंग्स है और यहाँ पे ईसोफेगस है। ये आपका ईसोफेगस है, ये आपका लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के नीचे आपका ट्रैकिया रहता है। तो ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स कॉमन रीजन है। ये फेरिंग्स क्या है, ये कॉमन पार्ट है जहां से आपके नोज में से एयर भी पास होती है। ये नोज में से एयर भी आ रही है और माउथ में से फूड भी आ रहा है। माउथ में से फूड और एयर दोनों एक साथ पास होते हैं। द अपर रीजन ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड ट्रैकिया। तो फेरिंग्स का जो ऊपर वाला रीजन है, यानी कि जो वेंट्रल वाला रीजन है, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया मतलब आपका विंड पाइप। द फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है, एक मिनट रुको आपको दूसरे पेज में दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पे ये आपका फेरिंग्स है और फेरिंग्स के जस्ट नीचे यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को, हम ग्लॉटिस बोलते हैं। इस ग्लॉटिस को कवर करने के लिए ये एक मसल जैसा फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसा ग्लॉटिस है। इस ग्लॉटिस के ऊपर ऐसा एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, तो इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इस ढक्कन को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है, द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करेगा, ये देखो ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। जब आप खाना खाते हो समझो यहाँ से ये आपका फूड आ रहा है, तो ये फूड जब अंदर आता है तो आपका ये जो एपिग्लॉटिस है ना, ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। मतलब समझो ये आपका ट्रैकिया है, ये आगे वाला पार्ट ट्रैकिया और ये ईसोफेगस है, और इसके पास इधर पे ऐसा ये एपिग्लॉटिस है। तो जब आप खाना खाओगे बेटा, जब आप खाना खाओगे, रुको मैं अलग कलर से बताती हूँ।
आप जब खाना खाते हो तो ये फूड जब अंदर आता है तो ये फूड आपके ग्लॉटिस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, तो ये ग्लॉटिस बंद हो जाता है और खाना सीधा ईसोफेगस में जाता है। आपका खाना ट्रैकिया में नहीं जाना चाहिए, तो ट्रैकिया को कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस प्रेजेंट रहता है। देखो इधर पे आपका खाना आया, खाने ने आपके एपिग्लॉटिस को टर्न कर दिया, एपिग्लॉटिस जैसे ही बंद हुआ तो आपका खाना ईसोफेगस में चला गया और ईसोफेगस की मदद से अब खाना आगे जा रहा है, फूड पाइप में जा रहा है। समझ में आया सबको इतना? So the action of the epiglottis closes during the swallowing action and prevents of food into the trachea, क्योंकि ट्रैकिया आपका विंड पाइप है और ईसोफेगस आपका फूड पाइप है। ये ट्रैकिया जो है ये आपका विंड पाइप है और ईसोफेगस फूड पाइप है। तो अगर विंड पाइप में खाना चला जाएगा तो आपको ठसका आएगा और फिर आपको उल्टी आ जाएगी, इसीलिए ट्रैकिया आपके विंड पाइप को कवर कर देता है और खाना सटक करके आगे फूड पाइप में चला जाता है। द लोअर रीजन ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। देखो फेरिंग्स के 3 अलग अलग रीजन होते हैं। नोज वाले फेरिंग्स को नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, उसके नीचे वाला जो रीजन है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और ओरोफेरिंग्स के नीचे वाला जो रीजन है उसको हम हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं, जहां पे आपका फूड पाइप और विंड पाइप स्टार्ट होता है। ओरोफेरिंग्स ओपन्स इनटू द ईसोफेगस थ्रू गलट। तो ये देखो यहाँ पे आपका ईसोफेगस जो है, ये ईसोफेगस का जो ओपनिंग पॉइंट है इसको हम बोलेंगे गलेट। क्या बोलेंगे? इसको हम गलेट। और ट्रैकिया का जो ओपनिंग पॉइंट है इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे ग्लॉटिस। ओके, अब आगे देखो क्या होता है। हाँ ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये तो मैं बताना ही भूल गई आपको, 1 मिनट। जब आप खाना खाते हो, जब आपका खाना ईसोफेगस के अंदर जाता है तो हमको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पेरिस्टाल्सिस। मतलब आपका ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो खाना नीचे पुश होता है, फिर ये रिलैक्स हो जाता है, ये रिलैक्स हो जाता है तो खाना भी स्प्रेड हो जाता है, फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खाना नीचे जाएगा, फिर ये रिलैक्स होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खाना नीचे जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के वजह से खाना नीचे 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 शिफ्ट होता है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डीग्लूटिशन, या आप बोल सकते हो swallowing ऑफ द फूड। तो अब बारी आती है ईसोफेगस की। ईसोफेगस मतलब ये आपका फूड पाइप। इट इज अ वेरी थिन, ये पतला सा मस्कुलर ट्यूब होता है एंड इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रैकिया। आगे ट्रैकिया है, ट्रैकिया के पीछे आपका फूड पाइप है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट पासेस थ्रू द नेक एंड सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ रिब केज। आपके छाती के बीच में से ये पास होता है और आगे जाके ये सीधा स्टमक के अंदर एंटर करता है। किधर पे एंटर करता है? ये सीधा स्टमक के अंदर एंटर करता है। इट इज लाइंड बाय म्यूकस सेल्स। अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे? म्यूकस सेल्स देखने को मिलेंगे। म्यूकस सेल्स कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं, शेम्बुर जैसे। तो ये अंदर जो भी खाना जा रहा है, ये खाना सीधे, देखो पाइप अगर आपका चिकना रहेगा तो खाना सीधे अंदर सटक जाएगा। सो दैट इज वाई म्यूकस सेल्स आर इंपॉर्टेंट। सो म्यूकस ल्यूब्रिकेट करना यानी स्मूथ मूवमेंट करना। सो म्यूकस क्या करता है? हमारे फूड को स्मूथ मूवमेंट करने देता है, जिसके वजह से खाना आसानी से आगे पास हो जाता है। अगर आप ईसोफेगस का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखोगे, हिस्टोलॉजी मतलब उसको ब्रेक करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, तो आपको ईसोफेगस ऐसा दिखाई देगा। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ईसोफेगस इज मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। आपको इधर पे बहुत सारे ऐसे, ये आपके लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं और ये अंदर की तरफ आपके सर्कुलर मसल्स है। तो 2 अलग अलग टाइप के मसल्स आपको देखने को मिलते हैं। द रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो जो मैंने आपको इधर पे बताया इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। और ये पेरिस्टाल्सिस किधर पे हो रहा है? आपका ईसोफेगस में हो रहा है। किधर पे हो रहा है? ओइसोफेगस बोलो या ईसोफेगस बोलो, बात एक ही है। इट हेल्प्स इन पैसेज ऑफ फूड थ्रू ईसोफेगस। तो खाना आगे 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 जाएगा और फिर स्टमक तक पहुंचेगा। ओके, ऑल राइट। अब स्टमक के बारे में देखते हैं। द स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक किधर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि राइट साइड की तरफ अपना लिवर प्रेजेंट होता है। So the stomach is present on the upper left portion of the abdominal cavity and it is J-shaped organ. देखो ये J के जैसा दिखाई दे रहा है, करेक्ट? ओके, इट इज अराउंड 25 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। इतना होता है स्टमक, मतलब 25 to 30 सेंटीमीटर। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू अपर कार्डियक एंड लोअर पायरोलिक रीजन। मतलब ये अपर रीजन को कार्डिया बोलेंगे और लोअर रीजन को पाइलोरस बोलेंगे। ये देखो कार्डिया वाला जो रीजन होता है, ये कार्डियक रीजन जो होता है, ये डायरेक्टली आपके ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है। तो आपका ईसोफेगस डायरेक्ट कार्डिया में ओपन होता है। लेकिन ईसोफेगस का जो फूड है, ये फूड अंदर एंट्री करने से पहले ये स्पिंस्टर ओपन करना पड़ता है। कार्डियक स्पिंस्टर ओपन करता है। स्पिंस्टर मतलब ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर। तो जब आपका कार्डियक स्पिंस्टर ओपन होगा तभी आपका फूड आपके स्टमक में आएगा। So
So the cardia surrounds the band of circular muscles present at the junction of esophagus and stomach called cardiac sphincter. तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कुलर मसल जैसा बंडल प्रेजेंट रहता है जिसको हम फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर या स्पिंस्टर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो ओपन होगा तभी आपका खाना अंदर आएगा। ये नीचे की तरफ ऐसा ओपन होता है और खाना अंदर आ जाता है। ओके, ऑल राइट। द कार्डियक स्पिंस्टर प्रिवेंट्स बैकफ्लो रिजर्जिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस। ये जो कार्डियक स्पिंस्टर है ये आपके खाने को कभी वापस बैक नहीं जाने देगा, क्योंकि कभी कभी जब खाना वापस पीछे आता है तो हमको उल्टी हो जाती है। तो रिजर्जिटेशन मतलब क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ द फूड। ओके, तो वॉमिटिंग कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा हलचल वाली जगह पे बैठते हो, बस में बैठते हो, तो उसके वजह से वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं। बस में बैठने से, गोल गोल घूमने से, मुझे तो मोशन सिकनेस है, गोल गोल घूमेंगे तो मुझे तुरंत वॉमिटिंग होती है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार कार्डियक स्पिंस्टर के डिसफंक्शनिंग की वजह से ही हो, बहुत बार ये हार्मोन से रिलेटेड भी होता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना फंडस। फंडस कौन सा पार्ट है? ये अपर डोम शेप ऐसा फूला हुआ जो पार्ट है उसको फंडस बोलते हैं। और फिर इसका कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं है, फूड स्टोर करता है। और फिर आता है मेन बॉडी, ये बॉडी वाला पार्ट इधर पे। इट फॉर्म्स द लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टमक, जहाँ पे आपका फूड स्टोर होगा, HCl के साथ मिक्स होगा और डाइजेस्ट होगा। इसका ब्रेकडाउन होता है बॉडी वाले रीजन में। फिर उसके बाद आपका ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये किधर एंटर करेगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले वापस इधर पे एक ढक्कन प्रेजेंट रहता है, पाइलोरिक स्पिंस्टर। ये पाइलोरिक स्पिंस्टर आपके फूड को डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देगा, क्योंकि आपका फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में था तो वो एसिडिक कंडीशन में था। अब ये फूड जब आपका फूड जब स्टमक में था तो वो एसिडिक कंडीशन में था। अब ये फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो इसको पहले बेसिक होना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा एसिड के वजह से ये सेल्स मर जाएंगे। तो इसीलिए आपके फूड को पहले थोड़ा उसका पीएच हमको बेसिक बनाना पड़ता है। तो इधर से आपके लिवर से बाइल जूस आता है, ये बाइल जूस पहले आपके एसिडिक फूड के साथ मिक्स होता है, इसका पीएच थोड़ा सा हाई करता है, मतलब इसको थोड़ा सा मोर देन 7 इसका पीएच करता है, और उसके बाद आपका ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करने के लिए हमारे फूड को क्या होना पड़ेगा? जो एसिडिक फूड है उसको क्या होना पड़ेगा? बेसिक होना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट इधर नहीं जा सकता, क्योंकि पाइलोरिक स्पिंस्टर बीच में ढक्कन बना के प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो आपको पाइलोरस के बारे में क्या बताया गया है, एक मिनट। इट इज अ वेरी नैरो पोस्टीरियर रीजन। तो ये रीजन आपका पाइलोरस होता है, पतला सा रीजन, और वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग को हम क्या बोलते हैं? डुओडेनम। ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं डुओडेनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए पाइरोलिक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है, जो खाने को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। आपके स्टमक में जब आपका खाना स्टोर होता है तो उस टाइम पे हमको ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमको पेट भरी भरी जैसा लगता है, हमको सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग मिलती है। सैटिटी मतलब क्या होता है बेटा? सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग। इट चर्न्स द फूड एंड हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूस। ये स्टमक के अंदर आपका क्या होगा? स्टमक के अंदर आपका जो फूड है, ये फूड आपको डाइजेशन करना है। क्या करना है? डाइजेशन करना है। तो जब तक आपका फूड स्टमक में रहता है तब तक आपके फूड का डाइजेशन चालू रहता है। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा होता है और 2.5 मीटर्स ब्रॉड होता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर पतला है, इसीलिए इसको स्मॉल बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका डायामीटर मोटा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्योंकि आप साइज के हिसाब से देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है, लेकिन हम इसको साइज के हिसाब से नहीं देखते, हम इसके डायामीटर के हिसाब से देखते हैं। द कॉइल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मेसेंटरी सपोर्टिंग द ब्लड वेसल्स। ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके बीच बीच में आपको ऐसे बहुत सारे कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं मेसेंटरीज। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कौन सा है? डुओडेनम। दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट जो आपके स्टमक के साथ कनेक्ट होता है। इधर का फूड इधर आएगा, तो उस स्टार्टिंग पार्ट को डुओडेनम बोलते हैं। इट इज अ यू शेप्ड ऑर्गन। द डुओडेनम टर्न टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द स्टमक। तो ये लेफ्ट साइड से टर्न होके स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करता है। फिर सेकेंड पार्ट आता है जेज्यूनम। It is about 2.5 centimeters long. It is coiled middle portion and it is narrower than the duodenum. ये आपके duodenum से भी पतला होता है। और फिर लास्ट पार्ट आता है आपका इलियम। देखो, जेज्यूनम का काम क्या होता है? फूड एब्जॉर्ब करना। मतलब स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट हो रहा था, वो डाइजेस्टेड फूड का जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? जेज्यूनम एब्जॉर्ब करेगा। और जेज्यूनम के बाद आपका फूड एंटर करता है इलियम में। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। ये 3 मीटर लंबा होता है, 3.5 मीटर, एंड इट इज हाईली कॉइल्ड एंड लिटिल ब्रॉडर। ये जेज्यूनम से ज्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। एंड इट
opens into the cecum of large intestine। और ये जो जेजुनम है, ये जो इलियम है, ये इलियम किधर ओपन होगा? ये इलियम आगे जाके ओपन होगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। किधर पे ओपन होगा ये इलियम? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इधर पे ये देखो, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ये वॉल्व है और इस लोकेशन को हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा खाना आपके अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। 90% एब्जॉर्प्शन किधर हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। 90% एब्जॉर्प्शन का काम किधर होता है? 90% एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो बचा कुचा खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। तो इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है, मतलब इट इज 1.5 मीटर्स इन लेंथ, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा ज्यादा मोटा है, इसीलिए उसको लार्ज बोलते हैं। डायामीटर याद रखो, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका डायामीटर मोटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, एक है सीकम, एक है कोलॉन और एक है रेक्टम। ठीक है, सीकम मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट, फिर उसके बाद कोलॉन स्टार्ट होता है। सो कोलॉन के 3 पार्ट्स है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। मतलब ये स्टार्टिंग वाला कोलॉन, ये बीच का कोलॉन और ये एंडिंग वाला कोलॉन। कोलॉन एंटर जिधर खत्म होता है उधर पे रेक्टम स्टार्ट होता है। रेक्टम में आपका पॉटी जो है वो स्टोर होता है। जब आप रात को सोते हो तो आपका पूरा पॉटी रेक्टम में स्टोर होता है। फिर सुबह उठते ही कैसे प्रेशर आता है पॉटी का, तो वो प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि आपका रेक्टम भर गया है, तो अब एनस के थ्रू आपका पूरा वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो सीकम इज अ वेरी स्मॉल ब्लाइंड सैक प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलॉन। इट इज 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है? ये सीकम क्या करता है? ये आपके इस सीकम के पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ अगर फूड में कोई अनहेल्दी बैक्टीरिया है तो उसको किल करने का भी काम करता है। सीकम के पास एक वर्मी फॉर्म जैसा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये अपेंडिक्स वाला पार्ट जो है ये सीकम से कनेक्टेड है। पहले क्या होता था, मंकीज जो है वो कच्चा खाना खाते थे, तो उनको अपना फूड डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि कच्चे खाने में सेल्यूलोज ज्यादा होता है। आप अगर कच्चा खाना खाओगे तो आपका जल्दी डाइजेशन नहीं होगा, तो अपेंडिक्स कच्चे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे एनिमल्स ने क्या करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे एनिमल्स ने खाना पका के खाना स्टार्ट किया, गर्म करके खाना स्टार्ट किया, तो तब से क्या होने लगा, तब से फूड डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो गया। फूड डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो गया तो अपेंडिक्स की जरूरत कम हो गई, और अपेंडिक्स की जरूरत कम हो गई तो अपेंडिक्स छोटा हो गया। इसीलिए क्या बोला गया है कि सीकम वाले रीजन में हमको छोटा सा पार्ट देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब वेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ये ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों का अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ कचरा स्टोर होता है, और अपेंडिक्स निकालने से कोई अनहेल्दी नहीं होता है, इंसान हेल्दी रहता है। एंड इट फंक्शंस इन हर्बीवोरस एनिमल्स। जो एनिमल्स पेड़ पौधे खाते हैं कच्चा, जो हर्बीवोरस जैसे रैबिट वगैरह, उनके अंदर अपेंडिक्स बड़ा होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। मैंने आपको पहले ही बोला अपेंडिक्स क्या डाइजेस्ट करता है? सेल्यूलोज डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कोलॉन का। सो सीकम ओपन्स इनटू कोलॉन। कोलॉन देखो किधर ओपन, सीकम किधर ओपन हो रहा है? सीकम ओपन हो रहा है कोलॉन में। तो यहाँ से कोलॉन स्टार्ट होता है और इधर पे आपका कोलॉन खत्म होता है। ठीक है, तो सीकम ओपन्स इनटू द कोलॉन एंड कोलॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये आपका सीकम है और ये आपका कोलॉन है। तो ये असेंडिंग कोलॉन, फिर ये बीच वाले पार्ट को बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन, और फिर ये डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, डिसेंडिंग कोलॉन के बाद आपको इधर पे रेक्टम देखने को मिलता है। तो दिस कोलॉन इज मेड अप ऑफ म्यूकोजल सेल्स। इधर पे बहुत सारा चिपचिपा सेल्स रहता है जो फूड को आगे पास होने में आसानी देता है। देखो म्यूकस सेल्स कैसे होते हैं, जब आप साइकिल की चेन में ग्रीस लगाते हो तो साइकिल सॉफ्ट चलती है। मशीन में जब मम्मी ऑयलिंग करती है तो मशीन एकदम चकाचक चलती है। वैसे ही हमारे बॉडी के भी एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस सेल्स जो है वो खाने को इजीली फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं। फिर लास्ट पार्ट आता है रेक्टम। रेक्टम का काम क्या होता है? सिर्फ फूड को स्टोर करना। इट टेम्परली स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है मतलब जो आपका पॉटी है, फीसेस मतलब आपका जो पॉटी है,
ये पॉटी थोड़े टाइम के लिए आपके रेक्टम में स्टोर होता है, स्टूल्स जिसको हम बोलते हैं, और फिर बाद में ये एनस से रिमूव हो जाता है और लास्ट में आपका आता है एनस। तो एनस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये लास्ट ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसके पास भी एक पर्टिकुलर स्पिंस्टर होता है। यहाँ पे भी ऐसा एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, नहीं तो आप कभी भी पॉटी कर दोगे। तो ये स्पिंस्टर ओवर द टाइम डेवलप होता है, ये स्पिंस्टर आपकी पॉटी को रोक के रखता है और जब आपकी मर्जी होगी तभी ये स्पिंस्टर खुलेगा और फीकल मैटर एक्सपेल करेगा। लेकिन ये स्पिंस्टर एक पर्टिकुलर एज के बाद बनता है, इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी भी पॉटी कर देते हैं, और जो 70-80 साल के बाद जो बुढ़े होते हैं, जो ओल्ड सिटीजन्स होते हैं, उनका ये स्पिंस्टर धीरे धीरे करके ब्रेक हो जाता है, इसीलिए फिर वो लोग भी कभी भी पॉटी कर देते हैं। इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो ये एनस क्या करता है, ये एनस अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करता है। एक्सपेल करना मतलब रिमूव करना, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन या डीफेकेशन। इसको आप एक्सक्रीशन भी बोल सकते हो। इजेशन यानी वेस्ट मटेरियल रिमूव करना और डीफेकेशन यानी कि फीसेस रिमूव करना, दोनों का मतलब एक ही है। तो आई होप आपको एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ऑल राइट, तो अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। देखो, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी ऑर्गन का एकदम डिटेल ट्रांसवर्स सेक्शन करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो, यानी इंटरनल लेयर्स के बारे में पढ़ते हो। तो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, वो 4 लेयर्स से बना हुआ है। कौन सी 4 लेयर्स से? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा। मतलब सबसे अंदर की लेयर जो है दैट इज म्यूकोजा लेयर, फिर सेकेंड लेयर है सब म्यूकोजा, थर्ड लेयर है मस्क्यूलरिस और फोर्थ लेयर है सिरोसा लेयर। तो देखो, आपको आगे हर एक लेयर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, तो सबसे बाहर कौन सी लेयर है? सिरोसा लेयर है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीसोथेलियम टिश्यू। इसका काम होता है बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट लेयर आती है मस्क्यूलरिस लेयर। मस्क्यूलरिस लेयर 2 अलग अलग सेल्स से बनी हुई है। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो लॉन्जिट्यूडनल सेल्स से बने हुए हैं, यानी कि ऐसे लंबे लंबे सेल्स। ये देखो, ये आपका लॉन्जिट्यूडनल मस्कुलर सेल्स है। और जो इनर लेयर है, इनर लेयर इज मेड अप ऑफ ऑब्लिक सेल्स। इनर लेयर किससे बना हुआ है? सी, these muscles are usually arranged in 3 concentric layers. Outermost is the longitudinal cells, middle one is the inner oblique cells. यहाँ पे आपको इनर ऑब्लिक सेल्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको कंसेंट्रिक सेल्स देखने को मिलेंगे। सबसे अंदर कैसे देखने को मिलेंगे? कंसेंट्रिक सेल्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आती है सब म्यूकोजा की बारी। सब म्यूकोजा यानी कि ये वाइट कलर वाला पार्ट, ये यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो, ये पूरा का पूरा ब्लड का एक भंडार है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं। और डिओडर्नल सब म्यूकोजा शोज प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड्स, और यहीं से आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। फिर सबसे अंदर की लेयर आती है म्यूकोजा लेयर। म्यूकोजा लेयर जो है वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से आपका जो डाइजेशन है, जो फूड है, वो इजीली आगे पास हो पाता है। और स्टमक में हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो म्यूकोजा लेयर है, यहाँ पर ऐसे इरेगुलर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बने। ये इरेगुलर फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, इनको हम बोलते हैं रग। क्या बोलते हैं इनको हम? रग। स्टमक के अंदर जो ये मस्कुलर म्यूकोजा लेयर है, ये अलग अलग ग्लैंड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग गैस्ट्रिक जूस बनते हैं। देखो, ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप के सेल्स से बनता है, म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स। और ये जो बीच का रीजन है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यून। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरक्यून। यहाँ पर आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो द म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म्स फोल्डिंग्स लाइक कॉल्ड विलाय। ये जो फोल्डिंग्स है, इन फोल्डिंग्स को हम विलाय बोलते हैं। इन विलाय के बीच का जो 2 विलाय के बीच का जो रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरक्यून, जिसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स, आपके लिम्फ वेसल्स, बहुत कुछ प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद बारी आती है सलाइवरी ग्लैंड्स की या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पहला पार्ट है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड है लिवर और तीसरी ग्लैंड है पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड्स 4 टाइप की होती है। सो देयर आर बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ पर आपको 3 पेयर्स दिया गया है। देखो, पहला पेयर आपको कौन सा दिया गया है? पैरोटिड ग्लैंड्स, जो आपके कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ईयर के सामने प्रेजेंट होती है। द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द जॉ। ये आपके जॉ के नीचे, सॉरी 3 टाइप की होती है, मैंने गलती से 4 बोला, 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। पहली होती है पैरोटिड, जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है नियर योर ईयर। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर, मैंडिबल यानी कि आपका लोअर जॉ, मैक्सिला यानी अपर जॉ, मैंडिबल यानी लोअर जॉ। तो मैंडिबल्स के नीचे यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर। और फिर उसके बाद तीसरी ग्लैंड आती है सबलिंगुअल, जो आपके टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। यहाँ पर टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स।
तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सीरस सेल्स एंड म्यूकस सेल्स। सीरस सेल्स एंजाइम बनाते हैं जैसे सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, और म्यूकस सेल्स क्या करते हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से आपका जो माउथ है वो हमेशा गीला रहता है, और गीला होने की वजह से हमारे माउथ में एक ल्यूब्रिकेशन फॉर्म होता है, यानी एक चिपचिपाहट बनती है जिसकी वजह से आपका खाना आसानी से आप स्वेलो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ग्लैंड आता है लिवर। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ब्राउन कलर का ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायफ्राम। इट ऑक्यूपाइज द राइट अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने आपको पहले भी बोला था राइट साइड में लिवर प्रेजेंट होता है, इसीलिए स्टमक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। दिस इज सीईटी क्वेश्चन। अबाउट 1.2 टू 1.5 kg का लिवर होता है इन अडल्ट ह्यूमन बींग। लिवर के 2 लोब्स होते हैं, यह है आपका बिगर वाला लोब, ये बड़ा वाला लोब है, लोब यानी कि फोल्डिंग्स, और ये है छोटा वाला लोब, ठीक है, दिस इज द स्मॉलर लोब, ओके, ये स्मॉलर लोब है। तो और ये दोनों लोब्स के ऊपर आपको ऐसे ग्लिसरॉल का कैप्सूल देखने को मिलता है, एक लेयर देखने को मिलती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। दिस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, एक आपके ये दोनों लोब्स, मतलब ये जो दोनों कर्व्स है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, इनको हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स, एंड ईच हिपैटिक लोब्यूल इज पॉलीगोनल शेप, मतलब इनका शेप ऐसे अलग अलग होता है, पॉलीगोनल होता है, ये इनका एक कोई फिक्स शेप नहीं होता है। एंड एट द जंक्शन ऑफ एडजेसेंट लोब्यूल्स अ ट्रायंगुलर पोर्टल एरिया इज प्रेजेंट। यहाँ पर आपको एक पोर्टल एरिया देखने को मिलता है। पोर्टल एरिया मतलब जहाँ से आपके वेन्स, आर्टरीज और सारे के सारे ब्लड वेसल्स निकलेंगे, ओके, ऑल राइट। तो ये देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, अ लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ हिपैटिक सेल्स विच आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल वेन इन बिटवीन द कॉर्ड्स। देखो ये आपके लिवर के सेल्स है, दीज आर हिपोटोसाइट्स, और इन हिपोटोसाइट्स के बीच में यहाँ पर आपके साइन्यूसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। साइन्यूसॉइड्स यानी कि एम्प्टी कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, और इन दोनों कैविटी के बीच में आपको कप्फर सेल्स देखने को मिलते हैं। दीज कप्फर सेल्स आर नथिंग बट फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स का काम क्या होता है, आपके लिवर में कोई भी डेड या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेड ब्लड सेल्स होंगे तो उसको किल कर देना या उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम किसका होता है, ये कप्फर सेल्स का। लिवर के मैक्रोफेजेस कौन से होते हैं, कप्फर सेल्स। हिपैटिक सेल्स के अंदर हिपैटिक ये बाइल जूस बनता है। बाइल जूस क्या करता है, हमारे एसिडिक फूड को बेसिक बनाने का काम करता है। एसिडिक फूड को क्या बनाने का काम करता है, बेसिक बनाने का काम करता है। तो इट इज कलेक्टेड एंड कैरिड थ्रू बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देखो इधर पे आपको क्या बताया गया है, आपके लिवर के अंदर जितना भी बाइल जूस बनेगा वो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर से फिर वो आपके हिपैटिक डक्ट में जाता है, और फिर हिपैटिक डक्ट के साथ जब ये आता है तो ये आपके पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। ये कॉमन बाइल डक्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाती है ताकि आपके स्टमक से जो भी फूड आएगा, ये फूड एसिडिक होगा, तो इस एसिडिक फूड को बेसिक बनाने के लिए ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट बाइल जूस रिलीज करेगी, जिसकी वजह से पहले आपका खाना बेसिक होगा और फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे आएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट स्टमक का फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स मर जाएंगे। पहले हमको एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एसिडिक फूड आपके स्टमक में प्रेजेंट है, तो स्टमक के फूड में पहले हम बाइल जूस ऐड करते हैं, और बाइल जूस के बाद आपका वो फूड आपके इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो देखो इधर पे वही सब बताया गया है। लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वाइटल यानी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। बाइल जूस के और भी काम होते हैं, जैसे कि खाने को डाइजेस्ट करना, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करना, फैट इमल्सिफाई करना, और फूड को अल्कलाइन करना यानी कि बेसिक बनाना, उसका पीएच थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। लिवर के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे आपको 5 से 6 फंक्शंस दिए गए हैं। इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि जब भी आपको एनर्जी की जरूरत हो आप ये ग्लाइकोजन ब्रेक करके एनर्जी यूज कर सको। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीएमिनेशन ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड्स, ये हम एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाले पार्ट में देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, तो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए लिवर हेल्प करता है, एंड इट्स कन्वर्जन इनटू यूरिया टेक्स प्लेस इन द लिवर, मतलब अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करना, और फिर अमोनिया से, देखो ये आपका अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट किया, और फिर ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट किया, और ये तीनों का तीनों प्रोसेस किधर पे हुआ, लिवर के अंदर हुआ। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन ए, डी, के एंड B12। ये 4 वाइटामिन आपके लिवर के अंदर ही बनते हैं, और वाइटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बॉडी का बोन डेवलपमेंट और बॉडी की ग्रोथ सब वाइटामिन के ऊपर डिपेंड करती है। लिवर ऑल्सो प्रोड्यूसेस ब्लड प्रोटीन्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। आपको जब चोट लग जाती है तो आपका खून बहना अपने आप कैसे रुक जाता है, क्योंकि अपने चोट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है, और वो ट्रांसपेरेंट लेयर किससे बनती है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की वजह से।
ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट लिवर एक्ट एज हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, मतलब क्या बोला गया है, जब आपका फीटस छोटा होता है, अनडेवलप्ड होता है, तो उस टाइम में फीटस के अंदर आरबीसी किधर से बनते हैं, लिवर से बनते हैं। तो जब बच्चा छोटा है तो उसके बॉडी में आरबीसी लिवर से बनेंगे, जब वो बच्चा मेच्योर हो जाएगा तो उसका आरबीसी बोन मैरो से बनेगा। Kupffer cells also help in detoxification process and destruction of old RBCs and microorganisms। तो ये 6 से 7 फंक्शन है लिवर के जो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद आता है अपना पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दे आर वेरी गुड ग्लैंड। ये पैनक्रियाज 2 टाइप के सेल से बनते हैं, इसको आप डुअल ग्लैंड भी बोल सकते हो। 2 टाइप के सेल से बनता है ये, एक्सोक्राइन सेल्स एंड एंडोक्राइन सेल्स। इसका जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ एसिनाई। एसिनाई मतलब कि ये देखो, ये आपका एसिनार सेल्स है, ये देखो यहाँ पे, ये आपका एसिनार सेल्स है। अरे किधर गया, हाँ, दीज आर दी एसिनार सेल्स। ये देखो, ये आपका एक्सोक्राइन एसिनाई है। और एसिनार सेल्स सेक्रेट अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस दैट कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये आप याद रखो कि एसिनार सेल्स का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करना, यानी पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करना। पैनक्रियाटिक जूस इज कलेक्टेड एंड कैरिड टू डुओडेनम बाय पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से आपके डुओडेनम में डाल दिया जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डुओडेनम। ओके, ये हमने ऊपर ही देखा था अभी। एंड द कॉमन बाइल डक्ट जॉइंस पैनक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और यही पैनक्रियाटिक डक्ट जब आपके बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन हो जाता है तो ये मिल के क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट, जिसकी मदद से आपका बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस एक साथ मिक्स होकर आपके खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन कर सके। ये दोनों के दोनों डक्ट किधर ओपन होते हैं, डुओडेनम में ओपन होते हैं। सो ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्पिंस्टर ऑफ ऑडी। यहाँ पे ये देखो, ये जो ब्लैक कलर का डॉट आपको दिखाई दे रहा है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ऑडी, जो आपके कॉमन बाइल डक्ट को ओपन करता है। तो ये देखो, ये एक्सोक्राइन एसिनाई का काम है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, दीज आर दी एंडोक्राइन सेल्स। 3 टाइप के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। सबसे पहले होता है अल्फा सेल, जो ग्लूकागॉन बनाता है। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो अल्फा सेल एक्टिवेट होते हैं। फिर दूसरे सेल्स है बीटा सेल, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बीटा सेल्स देखने को मिलते हैं। ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन का काम होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बैलेंस करना। और तीसरे सेल्स हैं डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स का काम होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनाना। जब आपका ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों बैलेंस हो जाता है तो सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है, क्योंकि ये दोनों को बैलेंस करके रखता है। और एक स्पेशल टाइप के रेयर सेल्स देखने को मिलते हैं, एफ सेल्स, जो गैस्ट्रिक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। यानी कि जब आपको कुछ भी डाइजेशन नहीं करना होता है, जब आप डायबिटीज की कंडीशन में होते हो तो एफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, एंडोक्राइन सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में आपको क्या बताया गया। डाइजेशन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। डाइजेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले आप अपना फूड खाते हो, उसको च्यू करते हो, सो मैस्टिकेशन, यानी कि उसको अपने मुंह में दबाना, चबाना टीथ की मदद से। फिर चर्निंग इन द स्टमक, फिर आपके स्टमक में जाके वो खाना ग्राइंडर के जैसे मिक्स होएगा। जैसे ग्राइंडर मिक्सर क्या करता है, खाने को पीसने का काम करता है, तो वैसे ही स्टमक के अंदर ग्राइंडिंग का काम होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी और धीरे धीरे करके ये फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। अलग अलग केमिकल रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि समझो सबसे पहला रिएक्शन बकल कैविटी। बकल कैविटी में आपका सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, ये सलाइवरी एमाइलेज आपके फूड में जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करके क्या करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो अमाइलेज एंजाइम फूड ब्रेक डाउन करेगा। और आपके बकल कैविटी में सलाइवा होता है, तो सलाइवा की वजह से आपका फूड गीला हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने फूड को आसानी से मैस्टिकेट कर सकते हैं। टीथ की मदद से हम अपने फूड को ग्राइंड करते हैं और हमारे मुंह में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, उस म्यूकस की वजह से हमारा खाना बोलस बन के आसानी से गले के नीचे उतरने लगता है। और जब आपका खाना गले के नीचे ट्रैवल करता है, स्वेलो करने के बाद जब वो खाना ट्रैवल करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीग्लूटिशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम, डीग्लूटिशन। आपका टंग जो है वो खाने को नीचे की तरफ ढकेलती है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, सलाइवा कंटेन्स 98% ऑफ वाटर एंड 2% ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स एक्सेट्रा। So see, this is the advantage of salivary amylase. It converts polysaccharide into disaccharide and this disaccharide can be converted into monosaccharide like glucose. Glucose से आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है. So this is the advantage of salivary amylase. लेकिन ये कौन से पर्टिकुलर pH पे काम करता है, pH 6.8 पे. तो अबाउट 30% ऑफ स्टार्च आपके माउथ में ही कन्वर्ट हो जाता है और आगे का स्टार्च स्टमक में जाके कन्वर्ट होता है. सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स लाइसोजाइम. लाइसोजाइम आर अवर प्रोटेक्टिव सेल्स. ये लाइसोजाइम क्या करते हैं, हमारे खाने में अगर कोई भी बैक्टीरिया होगा तो ये उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल एजेंट का काम करते हैं और ये हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचाते हैं.
द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस। अब ये बोलस आगे आगे ट्रैवल करेगा और आपके ईसोफेगस से नीचे 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 जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये हमने पीछे ही देखा कि कैसे होता है। एंड ऑल दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब देखो इधर पे क्या बोला गया, आपके माउथ में जो अमाइलेज एंजाइम होता है, आपके माउथ में जो अमाइलेज एंजाइम होता है, ये अमाइलेज एंजाइम स्टमक में जाने के बाद काम करना क्यों बंद कर देता है? स्टमक में जाने के बाद काम करना क्यों बंद कर देता है? वो इसलिए बंद कर देता है क्योंकि स्टमक में HCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत होता है और HCl कॉन्सेंट्रेशन के प्रेजेंट में अमाइलेज एंजाइम काम नहीं कर सकता, इसीलिए स्टमक में जाने के बाद ये एंजाइम का काम स्टॉप हो जाता है। नाउ कम्स डाइजेशन इन द स्टमक। स्टमक के अंदर कैसा डाइजेशन देखने को मिलता है? द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। द फिजिकल डाइजेशन हैपन्स बाय चर्निंग ऑफ फूड। स्टमक के अंदर हम अपने फूड को कंटिन्यूस चर्न करते हैं, उसको अलग अलग गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करते हैं, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और उसका मैक्सिमम डाइजेशन करते हैं। स्टमक के अंदर जो हमारी म्यूकोजा लेयर होती है वो 3 टाइप के सेल्स से बनती है। पहला सेल होता है म्यूकस सेल्स, दूसरा सेल होता है चीफ सेल्स जिसको हम पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, और तीसरा सेल होता है पैराइटल सेल जिसको हम ऑक्सिंटिक सेल्स भी बोलते हैं। म्यूकस सेल का काम होता है म्यूकस सेक्रेट करना, जिसके वजह से खाना आसानी से आगे जा सके, पास कर सके, ट्रैवल कर सके। चीफ सेल्स का काम होता है पेप्टिक सेल सेक्रेट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन बनाने का काम करता है। और पैराइटल सेल्स का काम होता है HCl प्रोड्यूस करना एंड इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करना। HCl के वजह से ये देखो, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और ये जो आपका गैस्ट्रिक जूस है इसके पास म्यूकस है, इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन है और HCl है। इन इन्फेंट स्टमक ऑल्सो सेक्रेट्स रेनिन। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट यानी कि जो बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्टमक में हमको रेनिन एंजाइम भी देखने को मिलता है। रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों के मिल्क की प्रोटीन ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो म्यूकस क्या करेगा? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड HCl प्रेजेंट फ्रॉम HCl प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। तो आपके स्टमक को HCl से बचाने के लिए इसके ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है जो ये सेल से बनती है। ओके, ऑल राइट। अब इधर पे देखो क्या बताया, HCl क्या करता है, वो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगी, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस बनाएगी जिससे हमारे सेल्स को प्रोटीन्स मिल सके या वो हमारा सेल प्रोटीन यूज कर सके। ओके, ऑल राइट। अब आगे देखो क्या बताया, रेनिन एंजाइम का यूज बताया है। रेनिन इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। ये छोटे बच्चों के स्टमक में देखने को मिलता है जो केसिन प्रोटीन पे एक्ट करता है। केसिन प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क। अडल्ट्स में ये एंजाइम नहीं बनता है क्योंकि अडल्ट अपना प्रोटीन खुद ब्रेक डाउन करने के लिए उनकी बॉडी में एंजाइम्स बन जाते हैं, लेकिन इन्फेंट्स का बॉडी अभी बहुत छोटा है, उनकी बॉडी में ज़्यादा एंजाइम्स नहीं है, इसीलिए उनकी बॉडी में स्पेसिफिकली रेनिन एंजाइम बनाना पड़ता है। तो ये रेनिन एंजाइम कैल्शियम की मदद से छोटे बच्चों का जो मिल्क है वो डाइजेशन करने में हेल्प करता है। द कोएगुलेटेड मिल्क प्रोटीन इज फर्दर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो ये जो मिल्क है ये कोएगुलेट होने के बाद पेप्सिन एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करता है एंड रेनिन इज एब्सेंट इन अडल्ट्स। ये याद रखो, रेनिन एंजाइम एब्सेंट क्यों होता है अडल्ट्स में? क्योंकि अडल्ट्स अपना मिल्क खुद डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनके बॉडी में और एक्स्ट्रा एंजाइम्स होते हैं, पर बच्चों में एक्स्ट्रा एंजाइम्स नहीं होते, इसीलिए उनको रेनिन की जरूरत पड़ती है। एंड एट द एंड ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशन फूड इज कन्वर्टेड इनटू अ सेमी फ्लूइड एसिडिक मास कॉल्ड काइम। तो जब आपका स्टमक के अंदर सारा डाइजेशन हो जाता है तो हम अब उस डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं काइम। और ये स्टमक का जो काइम है अब ये किधर जाएगा, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ पायरोलिक स्फिंक्टर। ठीक है, ओके। तो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसा डाइजेशन होगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम वाला पार्ट है। कोई भी फूड डुओडेनम में आने से पहले आपके पैनक्रियाटिक जूस और आपके बाइल जूस के साथ मिक्स होता है और फिर ही वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, क्योंकि जब वो खाना आपके स्टमक में था तो वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में था और स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस फूड को पहले बेसिक बना के कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। और ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस किधर से आता है? ये आता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट यानी कि कॉमन बाइल डक्ट से। बाइल जूस देखने में डार्क ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर बाइल पिगमेंट्स यानी कि हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन वाले पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन कब बनते हैं? जब आपका ब्लड सेल ब्रेक होता है, यानी जब हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स बाइल सॉल्ट लाइक सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। इट कंटेन्स कोलेस्टेरॉल एज फैट एंड फॉस्फोलिपिड। बाइल डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बाइल के अंदर सॉल्ट्स होते हैं। ये सॉल्ट क्या करते हैं, हमारे जो स्टमक का फूड था उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके उसको अल्कलाइन बना देते हैं।
और उसके वजह से फैट ब्रेक डाउन हो जाता है, इमल्सीफाई होना यानी ब्रेक डाउन होना। तो फैट्स का ब्रेक डाउन होगा और ये ब्रोकन फैट जो है अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। और साथ ही साथ बाइल जूस जो है वो लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम यानी लाइपोज को एक्टिवेट करने का काम करता है। मतलब बाइल जूस के पास खुद के पास कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन वो दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ओके, और बाइल पिगमेंट्स की वजह से ही हमारी पॉटी येलो कलर की होती है। ओके, येलो या ऑरेंज कलर की। अब पैनक्रियाटिक जूस के बारे में देखो क्या बताया गया है। पैनक्रियाटिक जूस में से बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं। देखो आपको मैं डायरेक्ट एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये आपके पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स है। सो दिस इज द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। आपके पैनक्रिया में सबसे पहले पैनक्रियाटिक अमाइलेज बनता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज और माल्टोट्रायोज यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर हमारे पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज भी बनते हैं। सो ये लाइपेज क्या करते हैं, ये फैट्स को ब्रेक डाउन करके मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो और हमारे सेल को एनर्जी मिल सके। फिर साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस में एक स्पेशल इंटेस्टिनल ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक सेकेंड। यस, इट ऑल्सो कंटेन्स, अरे किधर गया, इट ऑल्सो कंटेन्स स्पेशल सेल्स नोन एज एंटेरोकाइनेज। कहाँ गया, यहीं पे था। इट ऑल्सो कंटेन्स स्पेशल सेल्स लाइक एंटेरोकाइनेज एंड दीज एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, इधर ही था, these enterokinase, see these enterokinase present in the intestinal juice, pancreatic juice and intestinal juice। तो ये एंटेरोकाइनेस इंटेस्टिनल जूस में जो प्रेजेंट होता है ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये आपके काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ये दोनों के दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है, ये दोनों के दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है। सो इन दोनों को एक्टिव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेस्टिनल जूस की होती है। और एक बार आपका काइमोट्रिप्सिन फॉर्म हो गया और ट्रिप्सिन फॉर्म हो गया तो ये आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पॉलीपेप्टाइड बनाता है और पॉलीपेप्टाइड से अमीनो एसिड देता है ताकि हमको एनर्जी मिल सके। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ओके, न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स भी आपके पैनक्रियाटिक जूस के पार्ट हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्सेस न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की मदद से न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करते हैं। और फिर ये जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट रिलीज होता है, इस फॉस्फेट से हम एटीपी एंजाइम बनाते हैं ताकि हमको एटीपी बनाते हैं और एक्स्ट्रा शुगर और बेस प्रोड्यूस करते हैं ताकि सेल्स को एनर्जी मिल सके। नाउ दिस इज द एक्शन ऑफ आपके इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस में, इंटेस्टिनल जूस का नाम क्या है, ये देखो, इंटेस्टिनल जूस का आपको एक और नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर दिया था, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट शो यू। यस, म्यूकस प्लस इंटेस्टिनल एंजाइम्स टुगेदर कंस्टिट्यूट इंटेस्टिनल जूस विच इज़ ऑल्सो नोन एज सक्कस एंटेरिकस। ये नाम याद रखो, ये मैं आपको अच्छे से स्पेसिफिकली बता रही हूँ इसीलिए ये आपको याद रखना है। इंटेस्टिनल जूस का दूसरा नाम क्या है, सक्कस एंटेरिकस। और इसमें से लाइपेज एंजाइम और एंटेरोकाइनेज बनता है जिसके वजह से हमारे जो फैट्स है वो ब्रेक डाउन हो पाते हैं, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो पाता है। अब देखो इधर पे क्या बोला गया है, वाई डू यू फील हंग्री। रेलिन, रेलिन करके एक हार्मोन होता है जो मेनली हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, पैनक्रियाज एंड ब्रेन से। It is known as hunger hormone because it stimulates appetite, increases food intake and promotes fat storage। तो जब भी हमारे बॉडी में ये हार्मोन बन रहा है मतलब हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहा है, तो ये हार्मोन बनते ही हमारी बॉडी को भूख लगने लग जाती है। और इसीलिए डॉक्टर्स आपको जो सिरप देते हैं, भूख लगने वाली सिरप, उसके वजह से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये अलग अलग एंजाइम्स है जो आपके इंटेस्टाइन में बनते हैं, लाइपेज एंजाइम, डाइपेप्टिडेज एंजाइम, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज। तो इन रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट्स आपको मिलता है। अल्टीमेटली देखो, ग्लूकोज मिलना चाहिए क्योंकि इससे एनर्जी मिलेगी, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगे एंड फैटी एसिड से भी आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, लार्ज इंटेस्टाइन के लेयर में आपको कोई एंजाइम्स देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम फूड डाइजेशन स्टमक में हो जाता है और उसका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो है वो एंटर करता है एंड दीज आर डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्मेंटेड बाय बैक्टीरियल एक्शन एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस आर प्रोड्यूस्ड इन द कोलॉन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलॉन वाला पार्ट है उसमें मीथेन गैस बनता है जिसकी वजह से जब आप फार्ट करते हो तो स्मेल आती है। Protein digestion in large intestine ends up in the production of substances like indoles, catole and H2S। और लार्ज इंटेस्टाइन में जब बचा कुचा प्रोटीन डाइजेशन होता है तो H2S प्रोड्यूस होता है और H2S की स्मेल बहुत गंदी होती है, इसीलिए पॉटी में से स्मेल आती है। तो दीज आर द रीजन फॉर द ऑर्डर ऑफ द फीसेस। तो जब भी आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हो, फिश चिकन ज़्यादा खाते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन सोर्स रहता है। अब उस प्रोटीन सोर्स के वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, आपका जो प्रोटीन डाइजेशन होता है तो आपके फीसेस में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। But these bacteria are also important because they synthesize several vitamins like vitamin B and vitamin K और इसके अलग ही एडवांटेजेस है।
तो दीज आर द एक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। आप ये चार्ट अगर याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये चार्ट अच्छे से रिवाइज कर लो, आपको सारे एंजाइम्स का फंक्शन याद हो जाएगा। इट इज़ असेंशियल। देखो जो पीछे मैंने आपको चार्ट दिखाया उसके बारे में ही बताया गया है। इंटेस्टिनल म्यूकोसा में बहुत अलग अलग एंजाइम्स भी बनते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे एंजाइम सीक्वेंशियल मैनर में होने चाहिए, यानी स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। ओके, दीज सेक्रीशंस आर अंडर न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल। ये सारे के सारे एंजाइम्स को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। साइट, स्मेल एंड इवन थॉट ऑफ फूड ट्रिगर सलाइवा सेक्रीशन। जब आप खाने को देखते हो या स्मेल करते हो तो आपके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है, और ये सलाइवा प्रोडक्शन का कंट्रोल कौन करता है? ये आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन का जो 10th क्रेनियल नर्व है वो हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल करता है, यानी कि हार्मोन गैस्ट्रिन ये भी सेम इफेक्ट दिखाता है। देखो इधर पे क्या बोला गया है, कभी कभी जब आप डेली टाइम पे खाना खाते हो और एक दिन अगर आपका टाइमिंग चेंज हो जाता है तो आपको ना पेट में ऐसे गोल गोल गर्र करके आवाज आती है, उसको हम बोलते हैं हंगर पैंग्स। या हंगर पैंग्स क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में रेलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इंटेस्टिनल म्यूकोसा प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। सेक्रेटिन का काम क्या होता है? ये गैस्ट्रिन जूस को इनहिबिट करता है, सेक्रेट करने से रोकता है ताकि फूड डाइजेशन ना हो, क्योंकि जब आप उपवास रखते हो तभी आप कुछ नहीं खाते हो तो उस टाइम पे डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, तो सेक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस फ्रॉम लिवर, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस, ताकि आपके स्टमक में एसिडिटी ना हो, क्योंकि बाइल जूस बनेगा तो बेसिसिटी मेंटेन रहेगी और वो न्यूट्रलाइज करके रखेगा आपके फूड को। और कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? ये सेम एक्शन करता है, मतलब आपकी बॉडी में ऐसा लगता है कि आपको भूख ही नहीं लग रही है, तो ये एक सेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग देता है। जब आप अपने मनपसंद आमरस खाते हो या आइसक्रीम खाते हो तो आपको कैसे ऐसा लगता है, हाँ मन भर गया। तो वो मन भरने वाली फीलिंग किसके वजह से आती है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन की वजह से आती है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरिंग पेप्टाइड ऑल्सो सेक्रेट्स गैस्ट्रिन सिक्रीशन। ये हार्मोन के वजह से भी गैस्ट्रिन हार्मोन नहीं बनता है, जिसके वजह से फूड डाइजेशन नहीं होता है। अब इधर पे देखो एक डू यू नो के बॉक्स में क्या बताया गया है। पैनक्रियाटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज। मतलब कभी कभी एक्सेस अल्कोहलिज्म के वजह से स्टोन्स हो सकते हैं हमारे पैनक्रियाज में। एंड इट द अदर रीजंस, अल्कोहल के अलावा और रीजंस क्या हैं? हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, बहुत ज़्यादा कैल्शियम या फैट स्टोर होने की वजह से भी ये देखा जाता है। हावेवर इन 70% ऑफ पीपल विद पैनक्रियाटिटिस मेन रीजन इज अल्कोहलिज्म। तो ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? एक्सेस अल्कोहल प्रोड्यूस होना। यहाँ पे आपको अपना ब्रेन पावर यूज़ करना है। मेक अ फ्लो चार्ट फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पीछे हमने जो देखा इंटेस्टिनल जूस की वजह से कैसे माल्टोज से ग्लूकोज मिल रहा है, फैट से ग्लूकोज मिल रहा है, तो यहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट आएगा। प्रो एंजाइम का मतलब क्या होता है? को फैक्टर्स वगैरह जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम को हम प्रो एंजाइम बोलते हैं। जैसे ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन से काइमोट्रिप्सिन। तो काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड ट्रिप्सिनोजेन आर इनएक्टिव प्रोटीन्स, उसको एक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन काइम एंड काइल। काइम क्या होता है? काइम आपके स्टमक में बनता है और काइल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है। काइम में आपका खाना सॉलिड फॉर्म में होता है और एसिडिक होता है, और काइल में आपका खाना लिक्विड फॉर्म में होता है और बेसिक होता है। सो ये 2 पॉइंट्स है डिफरेंस के। एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर फूड रीचेस स्मॉल इंटेस्टाइन। गिव रीजन, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही आपका लाइपेज एंजाइम होता है जो आपके फैट को ब्रेक डाउन कर सकता है, इसीलिए। तो आई होप आपको अब तक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन के टॉपिक की तरफ। अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन मतलब क्या होता है? देखो हमने इंजेशन पढ़ लिया, यानी खाने को अंदर कैसे लेते हैं। हमने डाइजेशन पढ़ लिया, डाइजेशन मतलब क्या होता है? खाना ब्रेक डाउन कैसे होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। अब्जॉर्प्शन मतलब क्या होगा? आपका जो फूड ब्रेक डाउन हुआ है उसका 90% अब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्टमक में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर बचा कुचा एब्जॉर्प्शन आपके माउथ, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देखो absorption of part of glucose, amino acid and some electrolytes are absorbed by simple diffusion। जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती है वो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से एब्जॉर्ब हो जाती है। Some amino acids as well as substances like fructose are absorbed by facilitated transport, यानी with the help of ATP। इन दिस मेथड सोडियम आयन्स और अलग आयन्स की मदद से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हेल्प होती है। इसके लिए आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको फैसिलिटेटेड प्रोसेस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि आप सोडियम की भी मदद ले रहे हो। मतलब जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद लेते हो तो उसके लिए एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी तो उस प्रोसेस को हम एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। Monoglycerides and fatty acids cannot be absorbed in blood.
दीज डिजॉल्व इन द सेंटर ऑफ स्पेरिकल एग्रीगेट्स। देखो फैटी एसिड्स को हम डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इनका फैटी एसिड का पहले गोला बन जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइपोसोम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं लाइपोसोम्स, या आप इनको मिसेल भी बोल सकते हो। ये मिसेल आपके इंटेस्टाइन में जो लैक्टियल डक्ट होती है उस डक्ट के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। देखो ये आपका फैटी एसिड का गोला है, ये आपके लैक्टियल डक्ट में जाएगा और लैक्टियल डक्ट के थ्रू फिर आपके ये ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ये डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ओके ऑल राइट, देखो इधर पे आपको अलग अलग ऑर्गन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है उसके बारे में बताया। तो माउथ में क्या एब्जॉर्ब होता है, माउथ टेक्स प्लेस थ्रू एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू म्यूकोजा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग इनटू द ब्लड कैपिलरीज। लोअर साइड ऑफ द टंग, टंग के लोअर साइड से थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है जैसे कि कुछ ड्रग्स और पेन किलर्स। फिर आता है स्टमक। स्टमक के पास बहुत ज़्यादा एसिडिक कंटेंट होता है, इसीलिए ज़्यादा कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये डाइजेशन करने का काम करता है। और स्टमक का जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है, वो कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, सिर्फ यही चीज़ें स्टमक में एब्जॉर्ब होंगी। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, मिनरल, वाटर, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, सब कुछ एब्जॉर्ब होता है। ओके और बचा कुचा जो वेस्ट रहता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड रहता है। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, ड्रग्स एंड विटामिन, ये सारे एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके सेल्स आपका फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसको अपने पास स्टोर करके रखना, उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन प्रोसेस। और इजेशन मतलब क्या होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर बॉडी के एक्सक्रीट कर देना। तो अनडाइजेस्टेड फूड पहले रेक्टम में स्टोर होता है, मतलब कोलॉन से पास होकर रेक्टम के पास जाता है और फिर रेक्टम से एनस के थ्रू निकल जाता है। लेकिन बॉडी से बाहर निकलने से पहले भी जो वाटर है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, ये सारी चीज़ें हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ एक एक्सक्रीटरी वेस्ट पार्ट जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ उसको ही हम बॉडी से बाहर फेंकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनस। ओके ऑल राइट, देखो इधर पे कैलोरीज के बारे में बताया गया है। आप कैलोरीज को कैसे काउंट करते हो। नाउ अ डेज वी टॉक अबाउट कैलोरीज ऑफ फूड वी कंज्यूम। व्हाट इज दिस कैलोरी, कैलोरी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 ग्राम ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखो कैलोरीज काउंट करने के लिए अलग डिवाइस होता है, जैसे करंट काउंट करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, वैसे कैलोरीज काउंट करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, जिसमें 1 ग्राम के फूड को ब्रेक डाउन करने से कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। 1 ग्राम का फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम काउंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू यानी टोटल एनर्जी। एनिमल्स के अंदर एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। एनिमल्स में हम एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट एनर्जी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट एनर्जी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ फूड इज इट्स फिजियोलॉजिकल वैल्यू। देखो फिजियोलॉजिकल वैल्यू मतलब क्या होता है, आपका एक्चुअल एनर्जी, और ग्रॉस वैल्यू मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी। जो थोड़ा बहुत एरर होता है बीच का वो ग्रॉस वैल्यू में देखा जाता है। तो देखो फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से सबसे कम एनर्जी मिलती है, और फिर आपके कार्बोहाइड्रेट से भी सबसे कम एनर्जी मिलती है। तो फैट्स खाना बुरा नहीं है, लेकिन आपको अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए जिसके अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, याद रखो ये। ओके फिर आपके आते हैं अलग अलग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स जो खाने में कमी होने की वजह से आपको देखा जाता है। ज़्यादातर बॉडी में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये छोटे बच्चों में देखा जाता है। तो 2 अलग अलग डिसऑर्डर्स कौन से देखे जाते हैं, क्वाशियोरकर एंड मरासमस। क्वाशियोरकर, ये देखो ये नॉर्मल बच्चा है, ये क्वाशियोरकर का बच्चा है। क्वाशियोरकर जो है ये छोटे बच्चों में होता है, यानी 3 से 5 साल तक के बच्चों में। और इन बच्चों में हमको क्या देखने को मिलता है, ये अंडरवेट, मतलब इनका वजन बहुत कम होता है, इनकी ग्रोथ नहीं होती है, इनका पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होता है, इनको भूख नहीं लगती है, इनका जो हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, इनका पेट ऐसे बाहर आ जाता है, बेली बाहर निकल जाती है, और इनके पैर एकदम कांडी जैसे, माचिस जैसे होते हैं, इनकी आंखें एकदम बाहर निकल जाती है, इनके पैर में सूजन आ जाती है, और इनके स्किन का कलर और हेयर का कलर चेंज हो जाता है। तो दिस इज क्वाशियोरकर। और मरासमस में क्या होता है, ये देखो ये आपके क्वाशियोरकर और मरासमस का डिफरेंस है। दिस इज क्वाशियोरकर एंड दिस इज मरासमस। तो मरासमस में क्या होता है, ये छोटे बच्चों में होता है, मतलब दिस अकर्स इन इन्फेंट्स ऑफ अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ये 1 साल से छोटे बच्चों में होता है, और ये 3 से 5 साल तक के बच्चों में होता है। क्वाशियोरकर में क्या देखा जाता है, सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज हो रही है। लेकिन मरासस में क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ साथ अलग अलग मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। बच्चों में हमको सूजन देखने को मिलेगी। ओडीमा मतलब क्या होता है, स्वेलिंग इन लेग्स, लोअर आर्म्स एंड यूजुअली इन फेस, इनका फेस सूज जाता है। लेकिन मरासमस में नो स्वेलिंग, इनको भूख नहीं लगती है। क्वाशियोरकर के पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है, उनके स्किन कलर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन मरासमस के पेशेंट्स को भूख लगती है, पर उनको पूरी तरीके से प्रोटीन नहीं मिलता है। देखो
हम कुपोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। कुपोषण मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से पोषण ना मिलना, यानी कि न्यूट्रिएंट्स ना मिलना। ओके, तो इनकी स्किन में आपको पैचेस दिखाई देंगे और इनको अलग अलग वाइट, येलो ऐसे कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। क्वाशियोरकर के पेशेंट्स जो होते हैं ये हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा रोते हैं और इन मतलब बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब्ड होते हैं। मरासमस के पेशेंट्स जो होते हैं ये शांत होते हैं, अपैथेटिक होते हैं। ओके, तो ये आपको मरासमस के डिजीज़ के बारे में बताया गया है कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपको इतना याद रखना है कि मरासमस के पेशेंट्स में प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ साथ कैलोरीफिक वैल्यू भी मैटर करती है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, मेजर कॉज ऑफ दीज डिसऑर्डर्स। ये क्यों होता है, या तो गरीबी की वजह से आप अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पा रहे हो, या तो आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिसके वजह से खाना पुर नहीं रहा है, या तो बच्चों के बीच में कम गैप है, यानी कि कोई भी फीमेल 1 साल के अंदर अगर कंटिन्यू बच्चे पैदा कर रही है एक एक साल में, तो इससे फीमेल के भी हेल्थ खराब होती है, बच्चे भी अनहेल्दी होते हैं। कम से कम 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए तो बच्चे हेल्दी होंगे। अर्ली टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आप बच्चे को जल्दी दूध पिलाना स्टॉप कर दोगे तो भी आपका बच्चा कमज़ोर हो सकता है। ओवर डाइल्यूटेड मिल्क आर फ्यू कॉजेज, या पानी वाला दूध पिलाओगे तो भी उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगा। देखो, माल न्यूट्रिशन एक ऐसी बीमारी है जो करेक्ट न्यूट्रिशन मिलने से ठीक हो सकती है, ये कोई इम्पॉसिबल बीमारी नहीं है। ओके, फिर उसके बाद आता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन यानी कि जब आपका खाना नहीं पचता है, जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, नर्वसनेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ों के वजह से इनडाइजेशन देखने को मिलता है। सो इनडाइजेशन में क्या होता है, इट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको भूख नहीं लगती, एसिडिटी बढ़ जाती है, चेस्ट में जलन होने लगती है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, डिस्पेसिया, रीजर्जिटेशन मतलब वॉमिटिंग जैसा, डिस्पेप्सिया यानी कि पेट में ऊपर की तरफ पेन होगा, स्टमक पेन होगा। अवॉइड ईटिंग लार्ज मील, आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। स्पाइसी कम खाओ, ऑयली कम खाओ, कचरा कम खाओ, कम स्मोकिंग करो, अल्कोहल मत पियो। ये सारे प्रोसेस से ही आप इंडाइजेशन बचा सकते हो। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है, जब आपको पॉटी आती ही नहीं है, मतलब जब आपको हफ्ते में 1 या 2 बार पॉटी आती है, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। और ये किसके वजह से होता है, जब आप खाने में फाइबर कम खाते हो, जब आप कम हरी भाजी खाते हो तो कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके वजह से आपको पेट दर्द हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन में डैमेज हो सकता है, आपको मतलब ज़्यादा पॉटी नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा, ये ब्रेन डिसऑर्डर के वजह से भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कम हरी सब्जी खाने की वजह से भी हो सकता है, कम पानी पीने की वजह से भी हो सकता है, या बॉडी इनएक्टिव रहती है तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो आपको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, सेलुलोज खाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन का कंडीशन ठीक हो सके। फिर आता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है, पासिंग लूज वाटरी स्टूल्स मोर देन 3 टाइम्स, एक दिन में 3 से 4 बार जब आपको लूज मोशंस होते हैं, सो दैट इज डायरिया। डायरिया के अलग अलग रीजंस होते हैं। देखो, डायरिया की वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेटेड यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाना। और इसके दूसरे सिम्टम्स क्या हैं, आपके पॉटी में ब्लड दिखाई देगा, आपको उल्टी जैसी फीलिंग होगी, आपका स्टमक एकदम ऐसे फूल जाएगा, फीवर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे टाइप का डायरिया आपको हुआ है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या आपको फूड या वाटर के गंदे खाने की वजह से भी हो सकता है, और इसकी वजह से इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन भी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी देखने मिलता है। आईबीएस क्या है, ये आपके इम्प्रॉपर डाइजेशन की निशानी है। ओके, ऑल राइट। फिर आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब क्या होता है, पीलिया, जब आपकी बॉडी येलो हो जाती है, आपके नेल्स येलो हो जाते हैं, आपकी आईज येलो हो जाती है। ये बेसिकली किसके वजह से होता है, जब आपके लिवर में बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, यानी आरबीसी ब्रेकडाउन होने की वजह से बिलीरुबिन बनता है। और ये बिलीरुबिन अगर आपका लिवर हैंडल नहीं कर पा रहा है, अगर बाइल जूस इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आपकी पूरी की पूरे आरबीसी ब्रेक डाउन होने लगेंगे, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और जिसके वजह से अगर ये फैट सॉल्युबल बिलीरुबिन आपके ब्रेन तक पहुंच गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। और ऐसे मैंने लिटरली पेशेंट्स को देखा है, मेरे नेबर की डेथ जॉन्डिस के वजह से हुई थी, क्योंकि जॉन्डिस की हालत में भी वो अल्कोहल पीता था। एक तो जॉन्डिस में आपका लिवर हेल्दी होना चाहिए और अल्कोहल की वजह से लिवर अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि लिवर जो है वो आरबीसी को ब्रेक डाउन करके उसका बिलीरुबिन कंट्रोल करता है। लेकिन जॉन्डिस में बाइल जूस बनता ही नहीं है, बिलीरुबिन अनलिमिटेड कंट्रोल में बन जाता है, जो आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता है, सेल्स डिहाइड्रेट होकर मरने लग जाते हैं, और ब्रेन तक अगर ये बिलीरुबिन पहुंच गया तो ब्रेन सीधा चोक हो जाता है। तो इसके वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, किसी बाबा का भूबूति खा के ठीक नहीं हो सकता। आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे सपोर्टिव केयर और प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, तो ही आप ठीक हो सकते हो। फिर आता है वॉमिटिंग।
वॉमिटिंग में तो आपका मतलब आपको ऊपर नीचे पोजीशन में बैठने की वजह से आपका जो स्पिंस्टर है वो ओपन हो सकता है, उसकी वजह से आप वॉमिट कर सकते हो, या आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उल्टा हो सकता है। सो अलग अलग रीजंस होते हैं। ये इट इज़ कंट्रोल्ड बाय नॉन वाइटल वॉमिटिंग सेंटर ऑफ मेड्यूला। मतलब ये बेसिकली इनवॉलेंटरी एक्शन है जो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, और वॉमिटिंग होने से पहले उल्टी जैसी फीलिंग होती है तो उसको भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। ये देखो, ये लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। कमला सोहोनी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव पीएचडी इन साइंस डिसिप्लिन। ये फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने साइंस में पीएचडी किया था। शी वर्कड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर रॉबर्ट हिल एंड डिस्कवर्ड साइटोक्रोम सी। हमने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन चैप्टर में, साइटोक्रोम सी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे देता है एटीपी सिंथेस के पास। तो द इलेक्ट्रॉन कैरियर इन माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम पोटैटो, इन्होंने पोटैटो के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। तो डॉक्टर सोहोनी वॉज अ ग्रेट लेडी। शी ऑल्सो वर्कड ऑन न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लेग्यूम्स, मिल्क एंड नीरा। इन्होंने अलग अलग वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा और उन्होंने बताया कि हर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ इंडियाज फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। इन्होंने बताया कि अगर थोड़ा सा मिल्क या लेग्यूम्स यानी कि कड़धान्य भी अगर किसी को मिल जाता है तो उसके वजह से भी बहुत सारे लोगों तक प्रोटीन कंटेंट पहुंच जाएगा। शी ऑल्सो डिजाइंड अ प्रोटोकॉल फॉर आरए डेयरी टू अवॉइड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इन्होंने आरए की डेयरी में भी मिल्क प्रोडक्शन का एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर डिज़ाइन किया जिसकी मदद से आरए मिल्क इतना ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। सेशन अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पढ़ते रहो अच्छे से। बहुत मज़ा आएगा आपको सीईटी एग्ज़ाम देने में। तो पढ़ो अच्छे से और मेहनत करते रहो और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।